कहानी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जिसके बिना देश की राजनीति के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कहानी उस महिला मुख्यमंत्री की जिसने राजनीति का ऐसा खेल खेला कि अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री की और मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। एक चिट्ठी जिसमें सत्ता की चाबी थी, जब वो चिट्ठी गुड़गांव से लखनऊ पहुंची तो उत्तर प्रदेश की सरकार गिर गई। इस मायाजाल को कोई भी समझ नहीं पाया। रातों रात उत्तर प्रदेश में आए इस राजनीतिक भूचाल ने सूबे के कद्दावर नेता और वर्तमान के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को धराशायी कर दिया। भारत में पहली बार कोई अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री बन गई। ये राजनीति की शुरुआत भर है। पिछले 27 सालों से एक ही चेहरा, एक ही नाम, एक ही सुप्रीमो है, मायावती। मैं कुमारी मायावती विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मजलूमों पर जुल्म ज्यादती हो रही है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे लिए दोनों पार्टी एक नागनाथ है, तो इधर सात नाथ बैठे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज सूर्यवंशी। आज 3 मशहूर किस्से उस मायावती के जिसने दिल्ली की झुग्गियों से निकलकर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी तूफान ला दिया। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को बड़ा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मायावती की पूरी कहानी जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। सितंबर 1973 की एक घटना ने 21 साल की एक लड़की को अचानक से सुर्खियों में ला दिया। इंदिरा गांधी की लगाई इमरजेंसी हट चुकी थी और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। जनता पार्टी ने जाति के भेदभाव को दूर करने के लिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस कॉन्फ्रेंस के स्टार अट्रैक्शन थे उस वक्त के राजनीतिक हीरो राजनारायण। वही राजनारायण जो 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उनकी ही रिट के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द किया था। वही राजनारायण जिन्होंने 1973 में इंदिरा गांधी को उसी रायबरेली में 55,000 से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव हराया था। राजनारायण मोरारजी देसाई की सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे। वो मंच पर आए और दलितों के लिए तमाम बातें करने लगे, लेकिन राजनारायण ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बार बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। मंच पर और सामने तमाम दलित नेता बैठे थे, किसी ने उफ तक नहीं की। राजनारायण के भाषण के बाद जमात के सभी नेताओं ने भाषण दिया और उसके बाद बारी आई 21 साल की उस युवा लड़की की। लड़की मंच पर आई और उसने राजनारायण, जनता पार्टी, कांग्रेस सबकी धज्जियां उड़ा दी। उसने कहा ये समाजवादी नेता अपने आप को बहुत बड़ा खुद मुख्तियार समझते हैं, लेकिन इन्हें ये तक नहीं पता कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना भी एक किस्म का अपमान है। उस लड़की का नाम था मायावती। मायावती ये भी बोली कि हमारे भगवान बाबा अंबेडकर साहब ने कभी हमारे लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने संविधान बनाया और उसमें भी हमारे लिए शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया है। तो फिर राजनारायण की हिम्मत कैसे हुई हमारे लिए ये शब्द इस्तेमाल करने की। मायावती के इन शब्दों ने दलित नेताओं में जोश भर दिया और चारों तरफ से राजनारायण मुर्दाबाद, जनता पार्टी मुर्दाबाद और मायावती जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। और दूसरा किस्सा है 1995 का, जब मायावती ने सूबे के सबसे ताकतवर नेता
और वर्तमान के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को कुर्सी से उतार दिया और खुद मुख्यमंत्री बनकर बैठ गई। सन 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराकर जीत हासिल की और इस गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव। 1995 के आते आते गठबंधन सरकार तनाव में थी। ऐसे हालात में कांशीराम बीमार हो गए और उन्हें गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। बीमार कांशीराम बीजेपी के साथ एक गुप्त समझौता कराने में कामयाब हो गए। 1 जून 1995 उस रोज मुलायम सिंह यादव को खबर मिली कि मायावती गवर्नर मोतीलाल वोहरा से मिलकर उनकी सरकार से समर्थन वापस ले रही है। मुलायम सिंह यादव हैरान और परेशान रह गए। दरअसल ये किसी ने नहीं सोचा था कि मायावती बीजेपी से समर्थन लेकर इस तरह से मुख्यमंत्री बन जाएगी और 3 जून 1995 को मायावती देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बन गई। अब तीसरा और वो मशहूर किस्सा जब मायावती ने 13 महीने की वाजपेयी की सरकार गिरा दी। दरअसल मायावती के मिजाज की भविष्यवाणी करना काफ़ी कठिन है। बात अप्रैल 1999 की थी। AIDMK की मुखिया जयललिता ने केंद्र की वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। 30 सांसदों के जाने से वाजपेयी सरकार अल्पमत में आ गई। राष्ट्रपति KR नारायणन ने अटल सरकार से 17 अप्रैल को लोकसभा में बहुमत साबित करने को कहा। बीजेपी सरकार इसके लिए आश्वस्त भी थी क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला NDA खेमे में शामिल होने का ऐलान कर चुके थे। 16 अप्रैल शाम का वक्त अटल संसद से रवाना होने को थे। पीछे से तभी एक महिला की आवाज़ सुनाई दी, घबराइए नहीं, सब ठीक होगा। ये मायावती थी, बसपा की सुप्रीमो और 5 सांसदों की नेता। अडवाणी और महाजन उन्हें अपने पाले में लाने में सफल हो गए थे। बसपा वोटिंग में अनुपस्थित रहने को तैयार हो गई थी। 16 अप्रैल देर रात मायावती ड्राइंग रूम में बैठी अपनी पार्टी के सांसदों से चर्चा कर रही थी। उनकी नज़र 2 मुस्लिम सांसदों की तरफ गई। आजमगढ़ से अकबर अहमद डम्पी और बहराई से आरिफ मोहम्मद खान पर। आरिफ बोले, बहन जी अगर BSP बीजेपी के साथ दिखाई दी तो यूपी में हमेशा के लिए मुस्लिम वोट बिदक जाएगा। हम पहले ही 2 बार भाजपा संग सरकार बनाकर उन्हें खपा कर चुके हैं और सामने सपा है। बहन जी बोली, विचार करती हूँ। 17 अप्रैल 1999 सुबह का वक्त था। सदन शुरू होने से ठीक पहले भाजपा को BSP के इरादों की भनक लगी कि BSP बदल सकती है और तब जल्दबाजी में अटल सरकार के ऊर्जा मंत्री रंगराजन कुमार मंगलम मायावती के पास पहुंचे और बोले, अगर आप विश्वास प्रस्ताव पर हमें समर्थन करती है या वोट नहीं डालने का फैसला करती हैं तो शाम तक आप यूपी की CM होंगी। प्रस्ताव बड़ा ही आकर्षण था मगर 1 घंटे के अंदर ही मायावती के पास कांग्रेस के लोकसभा के नेता शरद पवार पहुंचते हैं। मायावती ने सीधा सवाल किया शरद पवार से, क्या अगर BSP नो कॉन्फिडेंस मोशन का समर्थन करती है तो क्या सरकार गिर जाएगी? पवार का जवाब था हाँ। फिर आई वो तारीख 17 अप्रैल 1999। शाम का वक्त था। अविश्वास पर लंबी बहस होने के बाद वोटिंग शुरू हुई और तनाव भी अपने चरम पर था। लोकसभा सचिव के निर्देशों के बाद जैसे ही वोटिंग शुरू होने का ऐलान हुआ, लोकसभा में एक आवाज़ गूंजी। आगे की बेंच पर सूट सलवार में बैठी ये मायावती थी। उन्होंने पीछे की सीट पर बैठे अपने
पार्टी के सांसद आरिफ मोहम्मद खान को चिल्लाकर कहा, आरिफ लाल बटन दबाओ। फिर क्या था, 13 महीने पुरानी अटल बिहारी की सरकार मात्र 1 वोट से गिर गई। आपको मेरा यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।